हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, मेरे पास एक ये सूट सिलने के लिए आया है जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कॉटन का सूट है, प्रिंटेड, और इस पे हल्के हल्के से मतलब जो छोटे छोटे से नग होते हैं वो नग लगे हुए हैं। वीडियो में शायद अच्छे से नजर ना आ रहा हो, पर ये बहुत प्यारा प्रिंट है इस सूट के ऊपर। बहुत ही प्यारा सा सूट है ये। इसकी सिलाई मुझे कल कर कर देना है। मैंने उनको बोल दिया है कि कल मैं ये सूट तैयार करके आपको दे दूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे टिप्स बताऊंगी सिलाई से रिलेटेड, जैसे बिना बुकरम के गला कैसे बनाते हैं, और कमीज पर जब हम इस कटिंग करने के बाद कमीज की सिलाई करते हैं तो उस पर फिटिंग कैसे लगाते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जब हम बिना बुकरम का गला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम बिना बुकरम वाला गला बनाते हैं तो उस पे इस तरह की उरेब पट्टी का इस्तेमाल करते हैं हम, ये वाली जिसकी कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, सूट की कटिंग। तो मैंने ये 4 पीस एक साथ काट लिए थे, पर इनकी पट्टियों की लंबाई थोड़ा कम है तो मुझे बीच में से इनको जोड़ लगाना पड़ रहा है क्योंकि गले में लंबाई पूरी नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बिना बुकरम के गला बनाते हैं तो उसमें हमें ये उरेब वाली पट्टी किस तरीके से लगानी है। तो देखिए, इस तरह की उरेब पट्टी लगाने के लिए हमें हमेशा अपनी जो कमीज होती है उसको उल्टा रखना होता है। तो ये तो सीधी साइड थी और ये है इसकी उल्टी साइड। तो ये वाली पट्टी हमें उल्टी साइड लगानी है। वेब वाली पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो हमारा खुली साइड होती है उसे हम गले के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई में इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और जब हम इस तरह से उरेब की पट्टी लगाते हैं तो हमें जो हमारी ये पट्टी होती है थोड़ा ढीले ढीले हाथ से लगानी है। पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर पट्टी को हम खींच के लगाते हैं ना तो फिर फिनिशिंग नहीं आती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आती है। तो बस इसी तरह से ढीले ढीले हाथ से इसको गोलाई करते रहना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी और सिलाई फाइनल कर दूंगी। तो देखिए, मैं जब भी इस तरह के गले बनाती हूँ तो मैं कभी भी कट नहीं लगाती हूँ। मैं इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको काट देती हूँ, और जो सिलाई वाला धागा होता है उसके पास थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देती हूँ। और इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को काटते हुए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना चाहिए, नहीं तो हमारी गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा अलग करने के बाद ये देखिए, अब मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो जो बिना बुकरम के गले बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, उरेब पट्टी लगाकर। और इस पट्टी को उल्टी साइड लगाने के बाद जब हम अपनी कमीज के ऊपर इसको सीधी साइड फोल्ड करते हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है कि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल किनारी वाली साइड लगानी है। ऐसा नहीं करना है कि बीच में सिलाई लगा दी, मतलब आड़ी टेढ़ी सिलाई लगा दी, नहीं तो इस तरह के गलों पे ना बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इसी तरह की उरेब पट्टी अपनी कमीज की पीछे वाली साइड लगाते हैं, जब हम पीछे का गला बनाते हैं तो उस पर पट्टी हमें किस तरीके से अटैच करनी है। तो इस पर भी मुझे सिलाई लगाकर पट्टी को लंबा कर लेना है क्योंकि ये छोटी थी। तो देखिए, जब हम पीछे का गला बनाते हैं, अपना बैक वाला गला बनाते हैं, तो हमें कमीज को उल्टा नहीं रखना है जैसे हमने फ्रंट वाला गला बनाते हुए रखा था। तो इस पीछे का गला बनाने के लिए हमें कमीज को हमेशा सीधा ही रखना है और सीधी ही साइड उरेब वाली पट्टी को लगा देना है। इस वाले गले पर भी हमें उरेब वाली पट्टी को ढीला छोड़ते हुए लगाना है गोलाई में। अभी आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम अपनी कमीज को सिलते हैं, उस पर सिलाई लगाते हैं, तो हम अपनी कमीज की फिटिंग को कैसे लगाएं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए, गले की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर भी इसी तरह से मुझे एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं कभी भी यहाँ पर कट लगाती ही नहीं हूँ, बस इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर देती हूँ। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काटने के बाद अपना बैक वाला पीस तो मुझे सीधा रखना है और फ्रंट वाला पीस बैक वाले पीस के ऊपर उल्टा रखना है। फ्रंट और बैक दोनों ही गले बनाने के बाद जो हमारे कंधे वाली साइड होती है, यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। और जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं तो गले की साइड से हमें थोड़ा डाउन कर देना है। इस तरह से डाउन करने से पता है क्या होता है, हमारे जब कंधे गिरने वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो खत्म हो जाती है। हमें गले की तरफ हम ये वाली सिलाई लगाते हुए हमेशा सिलाई को डाउन कर देना है गले की साइड।
हमारा सूट चाहे कितना भी अच्छा हो और अगर टेलर उस सूट को खराब कर देता है या हम खुद से अपने सूट की सिलाई करते हैं और अगर कंधे गिरने की दिक्कत सूट में हो जाती है तो वो सूट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठता है, उसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है और उस सूट से बिल्कुल मन हट जाता है। कंधे गिरने वाली प्रॉब्लम बहुत खराब होती है, तो इस वजह से हमेशा इस सिलाई को आपको डाउन ही कर देना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से फ्रंट और बैक के गले बनाने के बाद और कंधे जोड़ने के बाद हमें फिटिंग किस तरीके से लगानी है। तो देखिए, एक तरफ तो हम जब कटिंग करते हैं तो इस तरह से फिटिंग का निशान हम लगाते ही हैं। तो जो हमारा ये फिटिंग का निशान है हमें उसको चौक से बहुत डार्क कर लेना है इस तरह से। कई बार हम उस पे इस तरह से चौक फेरेंगे तो ये निशान हमारा डार्क हो जाएगा। और फिर हमें अपनी कमीज को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए। और हमें इसके ऊपर इस तरह से हाथ मार देना है, मतलब थोड़ा हमें इस तरह से हमें इस पर जोर से हाथ फेर देना है ताकि हमारा ये वाला निशान इधर नजर आने लगे। तो देखिए, ये निशान हमारा इधर भी हो गया है। और इसी निशान के ऊपर हमें दोबारा से चौक को फेर लेना है जिससे हमारा ये निशान गहरा हो जाए। और ये देखिए, दोनों तरफ फिटिंग के निशान हो चुके हैं और अब मैं लगाऊंगी फिटिंग, जो हमारे फिटिंग के निशान है उसके ऊपर सिलाई। अब मैंने जब इस सूट की कटिंग करी थी तभी मैंने इसकी कमर हिप का सबका निशान मतलब लगा दिया था कि कहाँ पर कमर आनी है और कहाँ पर इसकी हिप आनी है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब हम कमीज के ऊपर कमीज रखकर काटते हैं तो उस सूट की फिटिंग कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब कमर कितने इंच पे लेनी है और हिप कितने इंच पर ये जब मैंने सूट की कटिंग करी थी तो मैंने इसकी प्रॉपर कटिंग की थी। तो मैंने पहले ही इसकी कमर और हिप वगैरह के सबके निशान लगा लिए हैं। तो बस अब जो मेरे ये फिटिंग के निशान है बस अब मुझे इनके ऊपर सिलाई लगानी है। कई मेरी बहनें ऐसी हैं जो मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करती हैं और उनकी ये प्रॉब्लम है कि उन्हें सिलाई तो बहुत अच्छे से आती है पर उनके पास सिलाई के कपड़े नहीं आते हैं। तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो उनके पास सिलाई के बहुत सारे कपड़े आए सिलाई के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई एक कस्टमर भी कपड़े सिलवाने आता है तो आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि अगर आपके पास टाइम है उसकी टाइमिंग के लिए, जिस टाइम कस्टमर को सूट चाहिए तो बस आपको जब ही सूट तैयार करके देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने टाइम तो उससे कल का लिया है और सूट तैयार करके परसों दिया है। इस तरह से कस्टमर थोड़ा नाराज हो जाते हैं और फिर वो औरों को भी यही बात बताते हैं कि वहां पर टाइम पे कपड़े नहीं मिलते हैं सिलकर। तो आपको टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप एक कस्टमर को टाइम पर कपड़े सिल कर देंगी तो वो दूसरे कस्टमर को भी बताएगी जाकर कि वो बहुत अच्छे मतलब टाइम पर कपड़े दे देती है। तो इस तरह से आपके पास सिलाई के कपड़े आने लगेंगे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई अल्टर के लिए आपके पास कपड़े लेकर आए तो आपको बिल्कुल मना नहीं करना है, आपको उनके अल्टर के कपड़े ठीक कर देने हैं। क्योंकि जिनके हम अल्टर के कपड़े ठीक करते हैं उनको फिर ये खुद से ही महसूस होता है कि जब हम पुराने कपड़े वहां पर ठीक कराते हैं तो हमें नए कपड़े भी वहीं पर सिलवाने चाहिए। तो अगर इस तरह से आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके पास भी अच्छे से सिलाई आने लगेगी। और कभी भी जब कस्टमर सिलाई के लिए घर पर आते हैं तो उनसे बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करना है, उनसे अच्छे से बात करनी है। क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं आता है, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। और अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो उस थोड़ी देर के बर्ताव से उनको ऐसे रियलाइज होने लगता है, मतलब उन्हें हिम्मत होती है हमारे पास दोबारा आने की। और अगर हम उनसे रूडली बात करेंगे तो उनका मन हट जाता है। क्योंकि जो भी कोई कहीं पर काम करवाने जाता है तो फ्री में ना ही तो कोई काम करता है और ना ही करवाता है। तो देखिए, जब किसी को पैसे देकर काम करवाना है तो वो अपनी सहूलियत की जगह जाना पसंद करेगा। अगर हम उससे बुरा व्यवहार से बात करेंगे तो वो हमारे पास क्यों आएंगे कपड़े सिलवाने। तो कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करनी है और टाइमिंग का ध्यान रखना है। बस इसी तरह से अगर आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी खूब सिलाई आएगी और आप भी घर पर रहकर बहुत अच्छे से पैसे कमा सकती हैं। कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि देखिए, जो अगर हमारे पास कोई अलग से शॉप वगैरह होती है या बुटीक होता है तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं आती होंगी। पर जब हम जो हाउस वाइफ हैं, मेरी बहनें घर पर रहकर सिलाई करती हैं, तो देखिए, बच्चे भी होते हैं और भी घर के मेंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में हम अकेले ही रहते हैं। तो घर में चलना फिरना होता है, सभी काम होते हैं, खाना वगैरह सब। तो इस बात का भी जरूर से ध्यान रखना है कि मतलब जो कपड़े सिलाई के लिए आते हैं उन पर कोई दाग वगैरह नहीं लगना चाहिए। क्योंकि इस तरह से भी कस्टमर थोड़ा माइंड भारी कर लेता है कि इन्होंने हमारे कपड़े गंदे कर दिए हैं और फिर वो दोबारा आना पसंद नहीं करेगा। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि कब साफ सुथरे जगह पर ही कपड़ों की कटिंग करें। कपड़ों पर दाग बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। जिनका ये सूट है उन्होंने मुझसे कह दिया था कि इस सूट पर तुरपाई नहीं करनी है,
सिलाई वाला ये सूट बनाना है, तो बस अब मैं चाक फोल्ड कर रही हूँ। अगर हम तुरपाई वाला सूट बनाते हैं तो उस पे लंबे धागे से मतलब लंबे टाके से सिलाई लगाते हैं, ताकि तुरपाई के बाद वो सिलाई हम आसानी से उधेड़ सकें। पर जब हम सिलाई वाला सूट बनाते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल टाके से उस पर सिलाई लगानी होती है, जिससे हम सूट सिलते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। क्योंकि ये सिलाई वाला सूट है, इसको धागे को हमें उधेड़ना नहीं है बाद में। तो इस चाक को फोल्ड करते हुए बड़ी ही सफाई से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये नजर आता है धागा बाहर की तरफ। उम्मीद करती हूँ जितनी भी बातें मैंने आपको सिलाई से रिलेटेड बताई हैं, ये छोटी छोटी ही बातें बहुत ज़्यादा काम आती हैं सिलाई के काम में। आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगी, और जो मेरी बहनें घर पर रहकर सिलाई करती हैं वो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने काम को करेंगी, जिससे उनके कस्टमर अच्छे से सिलाई के कपड़े लेकर आए और उन्हें काम की कमी ना रहे। मेरी ये कमीज सिलकर कंप्लीट हो गई है, और अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि किस तरह से नजर आ रही है सिलने के बाद। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो भी मैंने आपको सिलाई से रिलेटेड बातें बताई हैं वो आपको कैसी लगी। और ये देखिए मेरी कमीज फाइनल होने के बाद, सिलने के बाद ये इस तरह से नजर आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो कमीज मैंने सिलाई करी है वो कमीज भी आपको पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।